आज का टॉपिक है हमारा नेटवर्क डिवाइसेस। आज के टॉपिक में हम डिफरेंट नेटवर्क डिवाइसेस जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि जो नेटवर्क होता है उसमें कौन कौन सी डिफरेंट डिवाइसेस जो हैं वो यूज़ होती हैं। और आज का जो लेक्चर है इसमें हम थ्योरेटिकली भी इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इमेजेस की फॉर्म में जो हमारे पास इनकी एग्जांपल्स हैं वो भी डिस्कस की जाएंगी, और साथ हम वीडियो इनकी एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। वीडियोज़ की फॉर्म में हम इनको प्रैक्टिकली जैसे वर्क करते हैं वो भी आज के लेक्चर का हिस्सा होगा। तो सबसे पहले नेटवर्क डिवाइसेस। तो नेटवर्क डिवाइसेस को अगर हम डिफाइन करें या एक्सप्लेन करें तो नेटवर्क डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो एक नेटवर्क बनाने में या उसको यूज़ करने के लिए जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब नेटवर्क डिवाइसेस जो है इसमें सबसे पहले जो हमारे पास डिवाइस है दैट इज नेटवर्क हब। Network hub. Network hub is a networking device which is used to connect multiple network host. मल्टीपल नेटवर्क होस्ट, पहली बात तो ये कि नेटवर्क होस्ट क्या होते हैं। किसी भी नेटवर्क पे जो कंप्यूटर्स जो उस नेटवर्क के साथ अटैच होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, वो नेटवर्क होस्ट कहलाते हैं। और ये किसको कनेक्ट करती है? मल्टीपल नेटवर्क होस्ट। मल्टीपल नेटवर्क होस्ट का मतलब क्या है कि एक से ज़्यादा जब हमने कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना हो तो हम नेटवर्क हब यूज़ करते हैं। A network hub is also used to do data transfer. एक तो इसका काम क्या हो गया कि इसने कनेक्शन करने होते हैं, दूसरा इसका काम क्या होगा कि इसने डाटा को ट्रांसफर करना होता है। The data is transferred in terms of packets on a computer network. डाटा जो इसमें शेयरिंग होती है डाटा की वो इन टर्म्स ऑफ पैकेट्स होती है। एक चीज़ आप याद रखें कि डाटा जब एक नेटवर्क पे शेयर होता है तो वो पैकेट्स की फॉर्म में होता है। अब ये जो पैकेट्स हैं ये किस तरह से बनते हैं या इनकी सेगमेंटेशन कैसे होती है, फ्रेम्स कैसे बनते हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम इसका टॉपिक डिस्कस करेंगे नेटवर्क लेयर्स का, कि डाटा कम्युनिकेशन किस तरह से होती है। फिलहाल हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें जो डाटा है वो पैकेट्स की फॉर्म में ट्रांसफर होता है। सो व्हेन अ होस्ट सेंड्स अ डाटा पैकेट, मतलब जब एक होस्ट जो है वो कोई डाटा पैकेट सेंड करता है किसी दूसरे सिस्टम को ओवर नेटवर्क टू अ नेटवर्क हब, मतलब जाहिर है अगर आप हब यूज कर रहे हैं और उस हब के जरिए जो है वो आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के दरमियान जो कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, आप कोई डाटा सेंड कर रहे हैं। जब डाटा सेंड करने की बात हो रही है तो मतलब क्या हुआ कि आप जो है वो डाटा के पैकेट्स जो है वो शेयर कर रहे हैं, वो सेंड कर रहे हैं। अब हब के थ्रू कम्युनिकेशन हो रही है। हब क्या करेगी? आपने तो डाटा सेंड कर दिया थ्रू हब। हब क्या करेगी? द हब कॉपीज द डाटा पैकेट्स। मतलब हब हब को अगर इसको मैं आपको सिंपल वर्डिंग में बताऊं तो हब क्या करेगी कि जितना भी आपका डाटा आ रहा है, फॉर एग्जांपल आपके सिस्टम जो कनेक्टेड है वो 4 हैं, हम उनको नेम्स दे देते हैं ABCD। ठीक है, मैं अगर आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताऊं कि आपके पास एक सिस्टम A है, एक आपके पास सिस्टम B है, एक आपके पास सिस्टम C है, और एक हमारे पास हम कहते हैं जी ये सिस्टम D है, और इनके दरमियान में एक हब लगी हुई है। और ये सारे सिस्टम जो हैं वो वाया हब जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये चीज़ आपने स्टार टोपोलॉजी में भी पढ़ी होगी। अब ये जो सिस्टम है तो इसमें अगर सबसे पहले कि यहाँ पे जो सिस्टम, ये एक सिस्टम है, ठीक है, इसने डाटा को सेंड करना है। ये जो सबसे पहले मैं कहता हूँ ये सिस्टम है, इसने डाटा को सेंड करना है। ये जहाँ पे मैं स्टार लगाने लगा हूँ इस सिस्टम को, तो क्या होगा कि जब ये डाटा जो है वो हब की तरफ जाएगा तो हब इस डाटा को बजाय इसके कि वो सब जिसको हमने ट्रांसमिट करना है उसको सेंड करे, बल्कि ये डाटा तमाम सिस्टम्स की तरफ जो है वो कॉपी हो जाएगा। तो यही बात यहाँ पे नीचे जो है वो एक्सप्लेन की गई है कि हब क्या करती है कि हब जो है वो डाटा को कॉपी करती है टू ऑल ऑफ इट्स पोर्ट्स। इसकी जितनी भी पोर्ट्स हैं, जो पॉइंट्स जहाँ पे कंप्यूटर्स जो हैं वो कनेक्टेड है, ये सब की तरफ डाटा को सेंड कर देती है। Like all this, all the ports know about data, and port for whom data packet is intended claims the packet. मतलब डाटा जाता सबकी तरफ है, लेकिन जो जिस आपने पोर्ट पे डाटा को सेंड करना है, ठीक है ना, जहाँ पे वो पैकेट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी तरफ डाटा आएगा, वही पोर्ट जो है वो डाटा को क्लेम करेगी, डाटा को वही पोर्ट रिसीव करेगी, लेकिन जाएगा सबको।
ठीक है, जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है, ये जाएगा सबको। However, because of its working mechanism, a hub is not secure and safe. हब जो है वो सिक्योर एंड सेफ क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए आपका डाटा जो है वो जाना इस सिस्टम की तरफ चाहिए था, जो कि जिसके ऊपर स्टार जो है वो मार्क हुआ है, लेकिन आपका डाटा जो है वो बजाय इसके कि यहाँ से इस तरह से मूव करता, आपका डाटा जो है वो यहाँ से इस साइड पे भी गया है, इधर भी गया है और इस साइड पे भी आया है। Moreover, copying data packets on all the interfaces or ports make it slower and more congested, which led to the use of network switch. अब देखें जब डाटा जो है वो तमाम इंटरफेसेस मतलब कि जितने भी कनेक्शंस हैं या जितनी भी पोर्ट्स हैं सबकी तरफ अगर ट्रांसमिट होगा तो उससे क्या होगा, एक तो इसकी जो स्पीड है हब की वो स्लो होगी, सेकेंडली ये कंजेस्टेड हो जाएगा नेटवर्क। कंजेस्टेड का मतलब क्या है? अब देखें ये तो एक एग्जांपल थी ना जो डाटा कम्युनिकेशन की। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे हम इसको इस तरह से डिस्कस करें कि ये पर्पल जो लाइंस नजर आ रही हैं ये डाटा कम्युनिकेशन हो रही है, ये इस सिस्टम से स्टार वाले सिस्टम की तरफ, और अगर स्टार वाला सिस्टम किसी दूसरे सिस्टम को कम्युनिकेट कर रहा है वो भी इधर से ऐसे जाएगा डाटा। तो आपका डाटा हर जो आप कह लें कि एंड पे कॉपी हो रहा है। तो आपके सिस्टम पे मल्टीपल जो है आपके हब के ऊपर या जो आपका नेटवर्क है उसके ऊपर मल्टीपल सिस्टम्स कम्युनिकेट कर रहे हैं, मल्टीपल डाटा शेयरिंग हो रही है जिसकी वजह से कंजेस्टेड हो गया। ठीक है, नेटवर्क पे ट्रैफिक बढ़ गई है, ये जो हम कहते हैं ना डाटा कोलाजन होती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डाटा कोलाजन के चांसेस हैं और यही वजह है कि हम हब की जगह जो है फिर हम स्विच यूज करते हैं। ये भी हमारे पास एक नेटवर्क हब है। तो यहाँ पे आपको ये नेटवर्क हब नज़र आ रही है, ये नेट गियर जो लिखा हुआ है ये कंपनी है जिस कंपनी की हब जो है वो यूज़ हो रही है। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको 4 पोर्ट्स नज़र आएंगी। मतलब क्या है कि ये 4 पोर्ट हब है, यहाँ पे 4 कंप्यूटर्स जो हैं वो कनेक्ट हो सकते हैं। वो जो कंप्यूटर्स के जो लैन वाली केबल है वो आप यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो ये चारों कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। ये नीचे मेंशन भी है कैट 5 केबल। कैट 5 बेसिकली ये जो आपकी केबल होती है इंटरनेट की या लैन केबल, जो ये आपको येलो कलर की और ब्लू कलर की नजर आ रही है, और भी इसके कलर्स होते हैं। तो ये जो केबल्स हैं इनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, कैटेगरीज होती हैं। कैटेगरी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, लेकिन अब जो चल रही है वो कैट 6 भी है, 7 भी है। तो ये कैटेगरी 5 की केबल लगी हुई है। जितनी जो इसकी कैटेगरी हाई होती जाएगी उतनी बेहतर इसकी स्पीड होती जाएगी। तो ये जो आपके पास हब है इसमें ये जो पोर्ट्स आपको नजर आ रही हैं ये पोर्ट्स अंदर से आपस में मिली हुई होती हैं। मतलब ये पोर्ट इस तरह से, इसी तरह से अगर ये पोर्ट को देखा जाए, इस पोर्ट को देखें आप, और इसी तरह से ये पोर्ट है इसको आप देखें, तो ये चारों पोर्ट्स जो हैं वो आपस में अंदर से समझ लें ऐसे मिली होती हैं। यही वजह है कि जब आप इनमें केबल्स कनेक्ट करते हैं तो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो चारों सिस्टम के दरमियान वो स्टार्ट हो जाती है। हब के बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्विच, नेटवर्क स्विच। नेटवर्क स्विच क्या होता है? नेटवर्क स्विच सेम उसी तरह से ही वर्किंग है इसकी जिस तरह से हब की होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि स्विच इज मोर इंटेलिजेंट देन हब। ठीक है, इंटेलिजेंट से ये होता है, हब से ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये किस तरह से इंटेलिजेंट होता है। अगर आपको मैं वन लाइनर इसका बताऊं कि ये किस तरह से जो है वो ज्यादा इंटेलिजेंट है। हब में ये होता है जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि डाटा जो है वो सिस्टम एक जो है वो दूसरे को सेंड कर रहा है, तो वो सारे जो पोर्ट्स हैं सब की तरफ डाटा जाएगा, लेकिन रिसीव वही करेगा जिसकी तरफ आपने भेजना था। स्विच इसके उल्ट काम करता है। स्विच में क्या है कि आप देखें यहाँ पे आपको ये 24 पोर्ट्स स्विच नजर आ रहा है। तो अब अगर यहाँ पे डिफरेंट सिस्टम्स जो है वो कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सिस्टम यहाँ पे बनाता हूँ कि ये कंप्यूटर है जो कि हमारा इस स्विच के साथ, इसी स्विच के साथ हम इसको वक्ती तौर पे कनेक्ट कर लेते हैं, और एक हमारा सिस्टम जो है यहाँ पे हम बना लेते हैं रेड कलर में ताकि हमें एक्सप्लेन करना आसान हो। एक सिस्टम हम बना लेते हैं पर्पल शेड में ताकि एक्सप्लेनेशन जो है वो इजी हो। अब अगर इसको मैं कनेक्शन देना चाहूँ तो आप ये देखें कि ये ग्रीन वाला जो है इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 1 से, और इसी तरह से जो रेड वाला है इसको कनेक्ट कर देते हैं 21 से, ये मैं एक्सप्लेन करने के लिए, और इसको कर देते हैं हम यहाँ पे 24 से। अब जब ग्रीन वाला सिस्टम डाटा को सेंड करेगा
तो वो डाटा उसमें हमने देखा हब में कि वो डाटा जो है वो तमाम पोर्ट्स पे जाता है, ठीक है। वो डाटा यहाँ से तमाम पोर्ट्स जितनी भी होंगी सब की तरफ जो है वो जाएगा। स्विच ये नहीं करेगा। स्विच को पता होता है मेरी कौन सी पोर्ट पे कौन सा डाटा जो सिस्टम है वो कनेक्टेड है। तो अब देखें, अगर फॉर एग्जांपल ये डाटा जाना था रेड कलर वाले सिस्टम की तरफ, तो क्या होगा कि आपका स्विच इसको पोर्ट नंबर 21 पे ही जस्ट सेंड करेगा और वहां से डाटा जो है रिसीव होना शुरू हो जाएगा। ये पर्पल जो आपका सिस्टम है इसकी तरफ नहीं जाएगा क्योंकि ये पोर्ट नंबर 24 पे है। तो यही डिफरेंस है हब और स्विच में, इसीलिए कहा जाता है कि स्विच जो है ये इंटेलिजेंट डिवाइस है। वो कहता है वाइल हब जस्ट डज द वर्क ऑफ डाटा फॉरवर्डिंग। हब क्या करती है, डाटा को फॉरवर्ड, डाटा आया उसको ब्रॉडकास्ट सबकी तरफ भेजती है। वो बात की बात है कि वो उस पोर्ट पे या उस कंप्यूटर को चाहिए था कि नहीं। लेकिन स्विच क्या करता है, अ स्विच डज फिल्टर एंड फॉरवर्डिंग। फिल्टर एंड फॉरवर्डिंग, फिल्टर का मतलब क्या है कि वो पहले चेक करता है कि ये डाटा जाना कहाँ है, जहाँ जाना है फिर उसी मुताबिक जो है वो इसको ट्रांसफर करता है। तो नीचे फिर मजीद इसके एक्सप्लेनेशन है जो मैंने अभी आपको चीज बताई कि व्हेन अ पैकेट इज रिसीव्ड एट वन ऑफ द इंटरफेसेस ऑफ स्विच, कि स्विच की किसी एक पोर्ट पे जो है वो जब कोई पैकेट रिसीव होता है तो वो क्या करता है, इसे फिल्टर करता है। इट फिल्टर्स द पैकेट, पैकेट को जो है वो फिल्टर करता है और फिर सेंड करता है उस इंटरफेस पे जहां पे इसको सेंड होना चाहिए। फॉर दिस पर्पस अ स्विच आल्सो मेंटेन्स अ कैम, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी टेबल। ये कैम बेसिकली क्या होता है, कैम एक इसका समझ लें कि फॉरवर्डिंग टेबल होता है, इसके अंदर सेटिंग होती है, उसमें तमाम पोर्ट्स के ऊपर जितने कंप्यूटर्स कनेक्ट होने हैं उनका मैक एड्रेस जो है वो मेंशन किया जाता है। अब मैक एड्रेस क्या है, मैक मैक एड्रेस होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। मैक जो है वो नोट होता है, जिस तरह से एक मोबाइल फोन है और हर सिम का एक नंबर होता है या हर मोबाइल का कोई मॉडल होता है, इसी तरह से हमने ये देखा कि नेटवर्क पे जितने भी डिवाइसेस हैं हर एक का आईपी एड्रेस होता है। इसी तरह से हर जो डिवाइस जो कंप्यूटर होता है इसके अंदर जो नेटवर्क के लिए आपका नेटवर्क कार्ड होता है जिसे लैन कार्ड भी कहते हैं, उसका भी एक एड्रेस, उसका भी समझ लें एक नंबर होता है, मैक नंबर होता है। वो मैक नंबर किसी का आपस में मैच नहीं करता, किसी से एक डिवाइस का दूसरी डिवाइस से। तो आपका जो स्विच है इस मैक नंबर को अपने पास स्टोर रखता है और जो कम्युनिकेशन होती है वो इस नंबर के अगेंस्ट होती है कि जो आपका मैक नंबर है उसके अकॉर्डिंग जो है वो डाटा को राउट कर दिया जाएगा, डाटा को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। डिफरेंस बिटवीन हब एंड स्विच। अब हब और स्विच का डिफरेंस जो है वो हमने अलग अलग तो दोनों को डिस्कस कर लिया। अब हम हब और स्विच को इन कंपैरिजन डिस्कस करेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। कोलिजन्स अकर मोस्टली इन सेटअप्स यूजिंग हब, कि जब आप हब यूज करेंगे तो उसमें कोलिजन जो है वो अकर होगी, डाटा कोलिजन जो है वो उसमें होगी। लेकिन जो स्विच है नो कोलिजन अकर इन फुल डुप्लेक्स स्विच। फुल डुप्लेक्स का मतलब ये होता है, ये डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स बेसिकली डाटा ट्रांसमिशन का मेथड है। ये जब डाटा ट्रांसमिशन आप पढ़ेंगे, हम डिस्कस करेंगे, उसमें इसको देखेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ वैसे फुल डुप्लेक्स क्या होता है। फुल डुप्लेक्स ये होता है कि जिसमें एट अ टाइम डाटा सेंड भी हो रहा है, डाटा रिसीव भी हो रहा है। तो वो कह रहा है कि आपका नेटवर्क फुल बिजी भी होगा तो भी डाटा कोलिजन नहीं होगी। हब इज पैसिव डिवाइस। पैसिव डिवाइस का मतलब क्या है कि हब जो है वो जब भी डाटा कम्युनिकेशन करता है तो वो चीज़ों को चेक नहीं करता, पैकेट्स को फिल्टर नहीं करता। लेकिन जो आपका स्विच है ये एक एक्टिव डिवाइस है, ये चेक करता है कि ये पैकेट किसके लिए था, किस सिस्टम पे जाना चाहिए और वो सिस्टम मेरी किस पोर्ट पे कनेक्टेड है, तो ये उसको उसी के मुताबिक फॉरवर्ड करेगा। अ नेटवर्क हब कैन नॉट स्टोर मैक एड्रेसेस। मैक एड्रेसेस ये स्टोर नहीं करती, लेकिन जो आपका स्विच है वो मैक एड्रेस स्टोर करता है और याद रखता है कि कौन सा सिस्टम किस मैक एड्रेस पे अवेलेबल है ताकि डाटा डायरेक्टली वहां पे जाए। हब जो है वो इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं, स्विच जो है वो इंटेलिजेंट डिवाइस है। स्पीड के हवाले से भी देखा जाए तो स्विच की स्पीड जो है वो ज्यादा है। हब जो है वो 10 Mbps जो स्पीड है वो इसकी होती है कि एक सेकंड में, ये एक सेकंड में 10 मेगाबिट्स पर सेकंड जो है वो ट्रांसमिट कर सकता है, जबकि आपका स्विच जो है वो 10 to 100 मेगाबिट्स
पर सेकंड भी कर सकता है, इवन 1 GB और 10 GB पर सेकंड्स वाले स्विच भी इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं। डजंट यूज सॉफ्टवेयर, हब में कोई सॉफ्टवेयर नहीं यूज होता, लेकिन स्विच की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या इसको मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें हम इसकी स्विच जितने भी इसके साथ कंप्यूटर्स अटैच्ड होते हैं उनके मैक एड्रेस वगैरह सेव कर सकते हैं। हब में ऐसा कोई सिस्टम नहीं, हब जस्ट आप लगाते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। मॉडम, a modem stands for modulator and demodulator। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर क्या होते हैं? पहली चीज तो ये देख लें कि जो मॉडम है ये वर्ड बना है मॉड्यूलेटर के MO और डीमॉड्यूलेटर के DEM से मिलके। बेसिकली इसके दो इसकी फंक्शनैलिटीज हैं, ये मॉड्यूलेशन करता है और डीमॉड्यूलेशन करता है। मॉड्यूलेशन करने वाली डिवाइस मॉड्यूलेटर कहलाती है, डीमॉड्यूलेशन करने वाली डीमॉड्यूलेटर। और चूंकि ये दोनों काम करता है तो इसको कंबाइन फॉर्म में मॉडम कहा जाता है। अब मॉड्यूलेटर जो होता है, ये डीमॉड्यूलेटर वो क्या होता है कि एक सिग्नल जो है वो जब एनालॉग से एक बाहर से जो सिग्नल आ रहा है वो एनालॉग फॉर्म में अगर आ रहा है तो उसे डिजिटल में कन्वर्ट करना, और अगर एक जो सिग्नल डिजिटल फॉर्म में है उसको एनालॉग में ट्रांसमिट करना, ये मॉडम का काम होता है। ये मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन कहलाती है। ये मॉडम यूज कहाँ पे होता है? घरों में जो हम इंटरनेट यूज करते हैं तो उसके लिए फिर हम मॉडम यूज करते हैं। इस चीज को हम एक डायग्राम की मदद से जो है वो डिस्कस करते हैं कि ये जो इसकी वर्किंग है एक मॉडम की, ये किस तरह से होती है। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इसमें आपको डिफरेंट डिवाइसेस जो है वो नजर आ रही हैं, लेकिन हमारा जो प्राइमरी टारगेट है अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा मॉडम। ये जो इस तरह से मैंने इसको हाईलाइट किया है, तो होता ही है कि जब आप एक इंटरनेट सर्विस कोई भी ले रहे हैं, चाहे वो PTCL है या कोई भी आपके पास सर्विस है, यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है एक्सफिनिटी, AT&T, ये भी बेसिकली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। डिफरेंट कंपनीज हैं जो इंटरनेट आपको प्रोवाइड करती हैं। तो हमारे घर में जो केबल वायर आ रही होती है इंटरनेट की, उसमें जो सिग्नल आ रहे होते हैं वो एनालॉग होते हैं। एनालॉग सिग्नल जो होते हैं उनकी शेप जो है वो कुछ इस तरह से होती है, आप अगर देखें तो वो इस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और वो जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, ये जितनी भी हमारी डिजिटल डिवाइसेस हैं, ये सारी बाइनरी फॉर्म में काम करती हैं। बाइनरी फॉर्म का मतलब है कि डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर्स का जो भी डाटा होता है वो बाइनरी नंबर्स की फॉर्म में वो वर्क करना होता है। अब जो डाटा हमें यहाँ पे चाहिए इसकी राइट साइड पे, वो डाटा हमें चाहिए डिजिटल फॉर्म में। अब डिजिटल फॉर्म का मतलब क्या है कि वो डाटा इस फॉर्मेट में हो कि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो आपका मॉडम जो है वो इसको ट्रांसलेट करता है इस तरह से कि आपका ये जो सिग्नल एनालॉग में आ रहा था ये अब कन्वर्ट हो जाए डिजिटल फॉर्म में। तो उस सिग्नल की शेप जो है वो फॉर्मेट जो है वो कुछ इस तरह से तब्दील हो जाता है। तो इस तरह ये जो ये काम है आपका, ये मॉडम का है। जब आपकी कम्युनिकेशन होनी है, ये बाहर से डाटा आ रहा है इस तरफ को, तो ये डाटा एनालॉग को कन्वर्ट करेगा डिजिटल में। और जब आपकी कम्युनिकेशन होनी है रिवर्स साइड पे, तो आपके सिस्टम से आपके नेटवर्क की तरफ, तो ये इसको फिर ये जो आपका डिजिटल सिग्नल है इसको ट्रांसफर करेगा एनालॉग सिग्नल में, और इस तरह से कम्युनिकेशन होगी। ये आगे जो डिवाइसेस लगी हुई हैं इनका फिलहाल हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे। ये जो राउटर वगैरह लगे हैं या दूसरी डिवाइसेस हैं, हमारा इनसे फिलहाल ये हमारे इस टॉपिक का हिस्सा नहीं। लेकिन हमने जो चीज़ डिस्कस करनी थी वो थी कि हमारा ये मॉडम जो है वो किस तरह से काम करता है। तो मॉडम का काम ये है कि जो आपका बाहर से डाटा आ रहा है वो एनालॉग फॉर्म में है, उसको कन्वर्ट करना है उसने डिजिटल फॉर्म में। डाटा जो एनालॉग फॉर्म में है वो कन्वर्ट हो जाएगा डिजिटल फॉर्म में, और जो डिजिटल फॉर्म में डाटा होगा वो आपका कंप्यूटर जो है वो फिर उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। नेटवर्क राउटर, नेटवर्क राउटर क्या होता है? अ राउटर इज अ नेटवर्क डिवाइस which is responsible for routing traffic from one to another network। सिंपल अगर इसको देखा जाए तो दो डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो डिवाइस यूज होती है वो राउटर कहलाती है। यहाँ पे आपको एक राउटर जो है वो नजर आ रहा है राइट साइड पे।
इसकी ये लाज़मी नहीं कि तमाम राउटर्स जो आप देखेंगे वो इसी शेप के होंगे, डिफरेंट शेप्स जो हैं इसकी हो सकती है, डिपेंडिंग कि ये राउटर किस तरह का है। ये जो आपको यहाँ पे 2 एंटीनास नज़र आ रहे हैं, ये इस वजह से है कि ये राउटर जो है ये डाटा को या सिग्नल्स को वायरलेस के थ्रू भी ट्रांसमिट करता है। अगर आपके पास राउटर ऐसा है जो केबल्स वाला है, तो उसमें हो सकता है कि ये जो आपके पास एंटीनास आपको नज़र आ रहे हैं, ये एंटीनास आपको नज़र ना आए, बल्कि वो सिंपल ये जो आपके पास नीचे बेस इसकी नज़र आ रही है, सिंपल इतना ही पोर्शन इसका हो। तो वो राउटर जो है ये 2 डिफरेंट नेटवर्क्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो करवाता है। अब ये जो 2 डिफरेंट नेटवर्क हैं वो किसी भी तरह के हो सकते हैं, 2 प्राइवेट नेटवर्क भी हो सकते हैं। मसलन एक कॉलेज है तो उन्होंने अपने 2 डिफरेंट नेटवर्क्स एस्टेब्लिश किए हुए हैं और उनके दरमियान कम्युनिकेशन के लिए किसी यूनिवर्सिटी में 2 डिफरेंट जो उनके डिपार्टमेंट्स हैं, उनके अंदर अलग-अलग नेटवर्क्स हैं, उनको आपस में कर सकते हैं। या ये जो आपके जो मैंने कहा कि डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, ये आपके पब्लिक भी हो सकते हैं। जैसा कि आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो आपको उसके लिए एक डिवाइस चाहिए होती है, चाहे वो वाईफ़ाई कोई डिवाइस है या कोई पीटीसीएल का राउटर है, तो वो अगर राउटर आपका ना हो तो आप बाहर का जो बाहर की दुनिया जो है ये इंटरनेट है उससे कनेक्ट नहीं हो सकते। तो बेसिकली राउटर जो है ये आपकी जो बाहर से ट्रैफ़िक आ रही है या जो आउटर वर्ल्ड में इंटरनेट है उसके साथ आपको कनेक्ट करता है और आप फिर उसी की वजह से कम्युनिकेट कर पाते हैं। नेटवर्क राउटर जो है इसकी वर्किंग देख लेते हैं। अब ये देखें यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क्स नज़र आ रहे हैं, डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, उनके डिफरेंट जो है वो फॉर्मेशन है। ये आपको मैश टोपोलॉजी नज़र आ रही थी, यहाँ पे हमारे पास जो है वो स्टार यूज़ हो रही है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे जो है वो रिंग टोपोलॉजी यूज़ हो रही है और यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास बस टोपोलॉजी यूज़ हो रही है। तो जो नेटवर्क राउटर है ये डिफरेंट किस्म के जो नेटवर्क्स होते हैं इनको आपस में कनेक्ट करता है, कम्युनिकेट करवाने में हेल्प आउट करता है। अब ये यहाँ पे अगर आप देखें नेटवर्क राउटर तो ये आपको किसी और फॉर्मेट में नज़र आ रहा है। पीछे जो हमने देखा था वो किसी और तरीके से का था। वो डिपेंड करता है कि आपका जो आपकी जो रिक्वायरमेंट है या जहाँ पे आपने इसको यूज़ करना है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है या डिमांड है, उसके मुताबिक फिर आप अपना नेटवर्क राउटर जो है वो यूज़ करते हैं। ब्रिज जिस तरह से हमने राउटर डिस्कस किया कि राउटर 2 डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है, इसी तरह से ब्रिज जो है वो 2 सिमिलर नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करेगा। कनेक्ट्स टू सब नेटवर्क्स मतलब कि जो एक तरह के नेटवर्क के 2 हिस्से हैं, उनको आपस में ये कनेक्ट करता है। यहाँ पे आपको इसकी डायग्राम जो नज़र आ रही है, उसमें अगर आप देखें तो एक नेटवर्क ये है, एक नेटवर्क आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है और इनके अगर आप वर्किंग देखें तो 2 सेम नेटवर्क्स हैं। लेकिन इन 2 सेम नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए जो हमारे पास डिवाइस हम यूज़ कर रहे हैं, वो ब्रिज है। ठीक है, ब्रिज की भी अगर आप इसकी फिजिकल फॉर्म देखें तो वो डिफरेंट टाइप्स की आपको डिवाइसेस नज़र आएँगी। यहाँ पे इस तरह की आपको शो की गई है। आप इंटरनेट से सर्च करेंगे तो आपको और भी स्टाइल के या और भी ब्रांड्स के जो ब्रिज हैं वो नज़र आएँगे। रिपीटर अब रिपीटर क्या होता है? जिस तरह से हमने देखा कि 2 डिफरेंट नेटवर्क्स को कम्युनिकेट करवाने के लिए राउटर यूज़ होता है और 2 सिमिलर नेटवर्क को कम्युनिकेट करवाने के लिए ब्रिज यूज़ होता है। इसी तरह से अगर क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास जो है वो कोई नेटवर्क है और वो बहुत फैला हुआ नेटवर्क है, वाइड रेंज नेटवर्क है, तो वहाँ पे हमें ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है कि जो नेटवर्क के सिग्नल्स हैं राउटर के वो किसी दूर सिस्टम जो हमारे पास होता है, वहाँ तक प्रॉपर्ली नहीं पहुँच पाते। मतलब वाईफ़ाई जो है वो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है विद डिस्टेंस और दरमियान में अगर ऑब्स्टैकल्स हों, हर्डल्स हों, तो भी इसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पे जो रिपीटर है, वो यूज़ होता है। अब रिपीटर जो है, ये क्या है? रिपीटर एक ऐसी डिवाइस है, जो यहाँ से जो सिग्नल वीक आ रहे हैं, उनको रिसीव करता है और फिर उनको बूस्ट करके एनहांस करके दोबारा से ट्रांसमिट करता है उन सिस्टम्स तक जहाँ तक पहले हमारे पास सिग्नल प्रॉपर्ली नहीं रिसीव हो रहे थे क्योंकि जो हमारे पास राउटर से डायरेक्ट जा रहे थे वहाँ से हमारे पास इसकी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन जब हमने वायरलेस रिपीटर यूज़ किया तो हमारे पास ये एक आप कह रहे हैं कि एडवांटेज हमें मिला कि हमारा जो सिग्नल है वो एनहांस हो गया और सिग्नल एनहांस होने की वजह से जो हमारे पास रिसीविंग एंड पे कंप्यूटर है वहाँ पे
नेटवर्क के सिग्नल पूरे और हमें 100% मिलना शुरू हो गए। इससे आपके नेटवर्क की स्पीड और एफिशिएंसी जो है वो दोबारा से वैसे ही हो जाती है जैसे कि स्टार्ट से इसकी हो रही थी। ये थी हमारी कुछ नेटवर्क डिवाइसेस जिसमें हमने हब, स्विच, इसके बाद राउटर, ब्रिज और रिपीटर को डिस्कस किया। मॉडेम भी हमने डिस्कस किए कि किस तरह से काम करते हैं। अब हम एक वीडियो ट्यूटोरियल देखेंगे जिसमें ये तमाम डिवाइसेस को जो है वो प्रैक्टिकली यूज़ होते हुए एनिमेशन के तौर पे जो है वो दिखाया गया है। Hello everyone. In this video, we're going to talk about the difference between a hub, a switch, and a router. Now, all three of these devices are similar, but there is a difference in the way they handle data. So we'll first talk about a hub. Now, the purpose of a hub is to connect all of your network devices together on an internal network. It's a device that has multiple ports that accepts Ethernet connections from network devices. Now, a hub is considered not to be intelligent because it does not filter any data or has any intelligence as to where the data is supposed to be sent. And that's because the only thing a hub knows is when a device is connected to one of its ports. So when a data packet arrives at one of the ports, it is copied to all of the other ports. So all the devices on that hub sees that data packet. So again, a data packet comes into one port, then the hub will just rebroadcast that data to every port that has a device connected to it. So even if this computer here only wanted to communicate with this computer over here, these other computers would still receive the data even though the data was not intended for them. So when this happens, it not only creates security concerns, but it also creates unnecessary traffic on the network, which wastes bandwidth. Now, a switch is very similar to a hub. It's also a device that has multiple ports that accepts Ethernet connections from network devices. But unlike a hub, a switch is intelligent. A switch can actually learn the physical addresses of the devices that are connected to it, and it stores these physical addresses, called MAC addresses, in its table. So when a data packet is sent to a switch, it's only directed to the intended destination port, unlike a hub where a hub would just rebroadcast the data to every port. So as an example, if this computer here wanted to communicate with this computer over here, the data packet arrives at the switch, and then the switch will look at its table of MAC addresses and matching ports and deliver the data to the correct port, and then the data packet would only go to that computer. So that's the major difference between a hub and a switch. So as a result, switches are far more preferred over hubs because they reduce any unnecessary traffic on the network. So as a review, a hub only detects that a device is physically connected to it, and a switch can detect specific devices that are connected to it because it keeps a record of the MAC addresses of those devices. Now, hubs and switches are used to exchange data within a local area network, for example, such as in your home network or in a business. They are not used to exchange data outside their own network, such as out on the internet, because to exchange or route data outside their own network to another network, such as out on the internet, a device needs to be able to read IP addresses, and hubs and switches do not read IP addresses. So that's where the router comes in. Now, a router does exactly what its name implies. A router is a device that routes or forwards data from one network to another based on their IP address. When a data packet is received from the router inspects the data's IP address and determines if the packet was meant for its own network or if it's meant for another network. If the router determines that the data packet is meant for its own network, it receives it. But if it's not meant for its own network, it sends it off to another network. So a router is essentially the gateway of a network. So here we have a private network with its router, and we'll refer to this as the red network, indicated by the red colored screens on the computers. And over here you're going to have different data packets,
indicated by their different colors, which represents different IP addresses, and they are going to be entering the red network's router from the internet. Now the router is only going to accept the red data packets because they are the only ones that are intended for this network. So all of the other data packets, the yellows, blues, greens, etc., will be rejected by this router because they were not intended for this network because their IP addresses were not meant for this network. Now here is an expanded view of routers over the internet. There are 4 networks here, indicated by their different colors, and each network has their own router, along with their hubs or switches and their computers. So right now, as you can see, each network is just exchanging information within their own network. Their data is not going out on the internet, so they are not communicating with other networks. They are just exchanging data within their own network using their hub or switch. Now let's go ahead and exchange data between different networks. So let's say, for example, that this computer here on the red network wants to communicate with a computer here on the blue network. So for this to happen, the data packet has to leave their own network and go out on the internet. So the computer sends their data, and it goes to the network's router. And once the data packet reaches the router will look at the IP address of the data packet and then forward the data out on the internet to the next router, and then make its way to the blue network's router, and then to the intended destination computer. So in a nutshell, this is how routers work. So in conclusion, hubs and switches are used to create networks, while routers are used to connect networks. Hello everyone. In this video, we're going to talk about the difference between a modem and a router, because a lot of people actually think that a modem and a router are the same thing, but they are not. They are different with 2 separate roles on a network. So I'm going to explain the difference between the two. Now, if you want internet inside your home or business, you have to have a modem. A modem is what brings the internet into your home or business. A modem establishes and maintains a dedicated connection to your internet service provider to give you access to the internet. Now, the reason why you have to have a modem is because of the 2 different types of signals that are used on a computer and on the internet. A computer only reads digital signals, while signals out on the internet are analog. As analog data comes in from the internet, the modem demodulates the incoming analog signals into a digital signal so that a computer can understand it. And a modem also modulates outgoing digital signals from a computer into an analog signal as it goes out on the internet. And this is where we get the word modem. The word modem means modulator-demodulator, which is exactly what a modem does. It modulates outgoing data from a computer and demodulates incoming data from the internet. Now, a router comes in after the modem. Now, there are different types of routers. There are routers that are used in businesses and larger organizations, and there are smaller routers that are used in homes and small businesses. But they basically do the same thing. But for this video, we're going to use the small office, home office router that most of us are familiar with. Now, a router is what routes or passes your internet connection to all of your devices in your home or business. It directs it to all of your computers, tablets, phones, and so on, so that those devices can access the internet. A typical small office, home office router, like this one here, will have a built-in switch with multiple ports so that you can connect multiple devices using an Ethernet cable connection. And it also functions as a wireless access point so that wireless devices, such as tablets and laptops, can have internet access. Now, technically, you really don't need a router if you only want one of your devices to access the internet. You can just plug that device's network cable directly into the modem, and then you'll be able to access the internet. However, like most homes and businesses, you're going to have multiple devices that need access to the internet.
And that's where you would need a router. There are also different types of modems. Two of the most common types are cable and DSL modems. So depending upon what type of internet you're going to use, you need to use the correct type of modem. Cable modems are connected to your home using a coaxial cable. Cable is typically provided by the same company that provides you with cable television, such as Comcast, which is one of the largest providers in the United States. And DSL modems are connected using a typical phone line. DSL is provided by companies such as AT&T, which is the largest provider in the US. Now, a lot of times, your internet service provider, when they send you a modem, or if you were to buy one at the store, the modem might be a modem-router combination. So it will be a modem with a built-in wireless router in one physical device, such as this one here. So here is an example of several different networks on how they connect to the internet. For example, this network here on the left is using a cable modem, and it's using a small office home office router so that its computers and the tablet can have internet access. On the bottom we have another network, and this network is using a DSL modem, and it's also using a small office home office router so that its computers, the laptop, and the tablet can access the internet. The network here on the right is an example of a business network, and it's using a cable modem and it's using a business router so it can connect its computers and its server. And finally, we have the network here on top, and this only has one device that needs internet access. So it doesn't need to use a router. It can just directly connect to the modem because only one device needs internet access. Now, if you're wondering how hubs and switches relate to routers and modems, especially if you saw my other video where I explained the differences between hubs, switches, and routers, well, keep in mind that most routers will have a built-in switch inside of them. So there's no need to have a switch if you already have a router that has a switch built into it. So for example, a router like this may have a 4-port integrated switch so that you can connect 4 Ethernet cables for your wired devices. So the only time that you may need to add a switch to this network is if you needed more wired connections for your devices. So you can just connect a switch to your router and then add more connections to the switch. So just to clear things up even more, over here we have the internet with all of its routers. Then, as the internet is routed into this private network, it first reaches the modem. Then it goes from the modem to its router with its integrated switch, and then it's passed to all of its computers. What is a Wi-Fi extender? So that is the subject of this video. Now, a Wi-Fi extender, as the name suggests, is what extends the range of a wireless signal from a Wi-Fi router. It acts like a bridge between a Wi-Fi router and a Wi-Fi device that is outside the range of a Wi-Fi router's signal. The Wi-Fi extender first connects to an existing Wi-Fi network, and then once it's connected, it then acts like a wireless access point for Wi-Fi devices to connect to. So as an example, most people who have internet service in their home will most likely have a Wi-Fi router that will broadcast a wireless signal all throughout their home so that their wireless devices can have internet access. But sometimes there might be issues where the wireless signal is not strong enough to cover the entire house. So for example, in this home, the Wi-Fi router is in the living room. Now if you have a wireless laptop that's connected to the router's Wi-Fi in the same room as the Wi-Fi router, the signal is obviously going to be very strong since it's close to the router. But as you move further away from the router, the wireless signal will not be as strong. So in this room up here, and as you can see by the signal bars, the signal is weaker, but you will still be connected and still have internet access. And also in the kitchen, it's the same result. The signal is not as strong, but you can still access the internet. So reaching the wireless signal in these two areas are not necessarily a problem.
However, if you were to try to access the wireless signal from the furthest distance in the house, like up here in the bedroom, the wireless signal is going to be very weak, or the signal may not reach at all. And the main reason for this is obviously the distance, because as you get further away from the Wi-Fi router, the signal weakens. And another reason is the building structure, because as a wireless signal broadcasts, the signal gets weakened as it goes through walls and through floors in a building. Now, one way to solve this problem could be to reposition the Wi-Fi router to a different location in the house, such as moving it closer to the center. But this could be an issue, especially if you have wired devices that are connected to the router, or if you have a connected modem that can't be moved and needs to stay in its original location. But there is another way to solve this, and this is by using a Wi-Fi extender. The Wi-Fi extender will connect to the wireless signal and extend the distance of the wireless signal so it can reach further distances. So the best place to put the Wi-Fi extender would be somewhere in the middle of this home. So in this case, we're just going to put it here in the kitchen. And by placing it here, the Wi-Fi extender is still close enough to receive a strong signal from the router, and it can still send a strong signal up here to the bedroom. So now the Wi-Fi extender will connect wirelessly to the Wi-Fi router's signal, and then once it's connected, it will broadcast its own wireless signal all throughout this home. Now keep in mind, the Wi-Fi extender is not strengthening or amplifying the router's signal. It's actually broadcasting its own signal, but it's getting its internet access from the router. So for example, this router broadcasts a wireless signal with a name that's customizable, and this name is called the SSID, or Service Set Identifier. So let's say that the owner called the wireless signal Home, H-O-M-E. This name is how you identify which wireless signal that you want to connect to. And the Wi-Fi extender is also going to broadcast a signal with its own SSID or name. Now, a lot of times when you're hooking up a Wi-Fi extender, the extender's setup assistant may name itself as the same SSID as the router's, but with a name added at the end. So for example, as I said before, the router's SSID is called Home, and then once the extender is configured and hooked up to the router, it may call itself Home EXT. So now if we open up the laptop up here in the bedroom and then scan for wireless networks in the area, we'll see the router's Wi-Fi signal called Home and the Wi-Fi extender signal called Home EXT. And as you can see, the router's Wi-Fi signal is very weak, but the Wi-Fi extender signal is very strong. So this laptop will now connect to the Wi-Fi extender signal, and then once it's connected, it's able to access the internet. So now any device that connects to the Wi-Fi extender signal will be able to access the internet. अभी आपने ये जो वीडियो एनिमेशंस देखी हैं, इसमें तमाम जो डिवाइसेस हैं उनकी वर्किंग जो है वो एनिमेटेड फॉर्म में जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। तो जो चीज़ें हमने पहले लेक्चर में वैसे डिस्कस की थी, वही चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो ज़्यादा बेटर तरीके से जो है वो आप इसको क्लियर कर सकें। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो, तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जो है इसका क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं।